अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबीबा मिसबा अहमद और मैं खुशामदीद कहती हूं आपको हमदर्द ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे। आज हमने आपको ज्वाइन किया है हमारी सेहतमंद रमज़ान सीरीज़ के लास्ट सेगमेंट में, जो कि माबाद रमज़ान की एहतियात, क्योंकि जब रमज़ान के अलविदाई दिन है और ईद की आमद है, तो ऐसे में जो है वो रूटीन की तब्दीली एक नागुज़ीर अमल है। और इसी के हवाले से जो है वो हमने हकीम अमजद इस्माइल साहब को मदऊ किया है। और आइए अब हम जानते हैं कि रमज़ान के इख्तिताम पर और ईद के आगाज़ पर हमें तिब्बी हवाले से जो है वो क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या क्या जो है वो हम खा सकते हैं और क्या नहीं खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, कैसा गुज़र रहा है आपका रमज़ान? रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जो कुछ हम बता चुके हैं अगर हम खुद उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि अब जैसे कि ईद आने वाली है, रमज़ान अब एंड हो रहे, जितनी भी इफ्तार पार्टीज़ होनी थी और जितनी भी हमने बदपरहेज़ियाँ करनी थी, वो जो कुछ होना था और जिन लोगों ने ख्याल कर लिया वो डेफ़िनेटली सब ने अपने अपने रिज़ल्ट सबको मिल रहे होंगे। अब मेरा सवाल ये है कि ईद की जब सेलिब्रेशंस होती हैं तो फिर खाना पीना हमारा जो है वो बहुत चेंज हो जाता है। जो हम 2 टाइम खा रहे थे अब वो वापस से 3 टाइम या 4 टाइम, जिस तरह दावतें हो रही होती हैं। तो ऐसे में जो है वो कितने खाने एक दिन में खाने हैं और किस तरह खाने हैं? जी बहुत शुक्रिया एक बार फिर इस इंतहाई अहम मौजू पर आज हमारी डिस्कशन। और वो सारी चीज़ें जो हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं उसका अब इख्तिताम है और यकीनन बहुत सारे लोगों ने वो सब चीज़ें सुनकर कुछ अमल किया होगा और अल्लाह ताला उसका अजर हमें देंगे अगर कोई बातें अच्छी उसमें होंगी तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये वाला फ़ेज़ भी। अब हम उन तमाम पाबंदियों को क्रॉस करके जो हमने अपने ऊपर नाफिज की हुई थी, अब हम एक फिर फ्री उसमें जा रहे हैं एरिया में, और उसमें फिर कोई हमारे पास टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो इतनी मेहनत हम जो मैंने डिस्कस किया था अपने लास्ट सेशन में ऑटोफेजी के हवाले से, कि जिस्म ने हमारे साथ, रोज़े ने हमारे जिस्म के साथ क्या क्या किया होगा तो उन रोज़ों के नतीजे में, तो कितना अच्छा हो अगर हम उसको बरकरार रखें। बिल्कुल। ख़ास तौर पे अब आप कहेंगे जी हर रोज़ तो हम सहरी के लिए नहीं उठ सकते, लेकिन हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। वक्त के तयन के साथ नाश्ता, वक्त के तयन के साथ खाना और वक्त के तयन के साथ रात का खाना। तो अगर यही चीज़ से डेवलप हो जाए, और अभी आपने इस फेज़ पे जिससे हम गुजरे हैं सारी चीज़ों में, उसमें हमने देखा कि बावजूद बहुत सारी बदपरहेज़ियों के हम उन हेल्थ हैज़र्ड्स में मुब्तला नहीं हुए जितने हम आम दिनों में होते हैं। तो हमने सिर्फ़ और वो सिर्फ इसलिए था कि वक्त का तयन, एक लंबा गैप 14 घंटे, 15 घंटे, 14.5 घंटे, और उसके बाद फिर हमने खाना खाया, बेशक बदपरहेज़ी की, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों से बचे रहे। तो अगर वो वाली चीज़ अब हम यहाँ मैनेज कर लें, क्योंकि अब हम एक फ्री एरिया में हैं तो पाबंदी तो कोई है नहीं, तो उसमें यकीनन ख़ास तौर पे जिन डिज़ीज़ का हमने ज़िक्र किया, गर्ड के हवाले से, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, किडनी पेशेंट्स जो मुब्तला हैं वो उस हवाले से, तो हार्मोनल इश्यूज़ के हवाले से, ये सब चीज़ें जो हैं अब ऐसी हैं कि अगर आपके लिए इसमें सबक भी है कि आपने कुछ चीज़ें मेंटेन की और उसका जो वो है उसका अब आपको अंदाज़ा होगा कि आप उससे क्या क्या फ़ायदे आपने हासिल किए रमज़ान में रोज़ों से, तो उसको किस तरह हम मेंटेन कर सकते हैं और अपनी डाइट को कैसे हम वो जो बदपरहेज़ियाँ बेतहाशा हम करते हैं इस हवाले से, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका एक मामूल जो ईद के दिन का था, वो खजूर का इस्तेमाल और पानी पिया करते थे। तो उससे अपने दिन की इब्तिदा हम करते हैं और उसको फॉलो करते हुए फिर लिमिटेड अपने जो पोर्शंस हैं उसको लिमिटेड रखते हुए, अभी भी आपने जो है वो चूँकि ईद की दावतें हैं और ये सब चीज़ें हैं, वहाँ तली हुई चीज़ें, वहाँ कचौरियाँ और मुरग़न ग़िज़ाएँ और ये सब चीज़ें जो हैं उसको ज़रा सा मतलब लेवल उसका कम रखते हुए आपने, ज़्यादा जब आप कहीं दावत में जाएंगे तो लोग आपको खिलाना चाहेंगे, तो ये उनका दिल भी रखिए, वो भी एक सवाब है।
लेकिन अपना पेट को भी मद्देनजर रखिए, अपनी सेहत को भी मद्देनजर रखिए। इट मीन्स कि आप बड़ी प्लेट ना उठाइए, आप थोड़ी छोटी प्लेट उठा लीजिए, ताकि खुद ब खुद अल्टीमेटली आपका पोर्शन जो है वो खाने का वो कम होता है। या आप बड़ी प्लेट उठा लें लेकिन पोर्शन छोटा रखिए। हाँ, ये ज़रा मुश्किल काम है। चलें, दूसरे सवाल पे आते हैं कि रमज़ानों में जब हम ज़ाहिर है इस तरह की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें कि कभी कभी बेहतियाती हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर अमराज़ मैदा जो है वो सामने आना शुरू होते हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए और हम हमारी तिब्बी यूनानी के हवाले से क्या मेडिसिन इसमें शामिल कर सकते हैं? एहतियाती तदाबीर तो हमने डिस्कस कर ली, ख़ास तौर पे तेज़ाबियत मैदा की आपने बात की, और ये जो गर्ड पेशेंट्स हैं इनमें ये वाले मामला जो हैं वो फिर से रिकरेंस इनका हमें देखने को मिलता है। तो सेल्फ़ मेडिकेशन की तरफ बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं। किसी ने, एक साहब ने मुझे बताया जी मुझे तेज़ाबियत हो रही तो मैंने जो है वो लौंग दालचीनी का कहवा पी लिया और आग लग गई। ठीक है, तो मशवरा, ये जो हाँ, बदनाम है ना, हाँ, टोटके, मसला ये है, इस पे मैं आपकी बात को काट रही हूँ कि तिब्बी यूनानी जो है वो टोटके नहीं है। इस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तिब्बी यूनानी एक टेस्टेड, टाइमली टेस्टेड जो है वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें आपको दवाइयों के हवाले से जो है वो एक प्रॉपर एक नॉलेज जो है, जो तबीब है या तबीबा है वो आपको रहनुमाई फ़राहम करते हैं और इलाज करते हैं। इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, आपको नहीं पता कि किस जड़ी बूटी का जो आपके किचन में मौजूद है उसका मिजाज क्या है। जहाँ वो फ़ायदा पहुँचा रही है वहाँ वो नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो रमज़ानों में ख़ास तौर से या किसी भी वक्त में आप इस तरह की चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आपकी बॉडी पहले ही बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है, और जब आप ये टोटके जो है वो अपना लेते हैं तो फिर उसके बाद वो नुकसान करते हैं। और फिर होता क्या है कि हमने तो ये खा लिया था और हमें ये हो गया, और वो बदनाम फिर क्या होता है, तिब्बी यूनानी। जबकि तिब्बी यूनानी के किसी हकीम ने आपको नहीं कहा कि आप यहाँ से सुन के वहाँ से सुन के जो है वो कोई भी चीज़ अप्लाई कर ले, क्योंकि हर इंसान का मिजाज अलग है और हर इंसान जो है वो अलग तरह से रिएक्ट करता है किसी भी दवाई पे। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि टोटकों पे ना जाएं, एक मुस्तनद मौलिद से जो है वो मशवरा करके और उसी से जो है वो अपना इलाज करवाएं, खुद से इस तरह की चीज़ें ना करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया, और टाइमली टेस्टेड आपने कहा, टाइमली टेस्टेड ऑन ह्यूमन। बिल्कुल, ये एक बड़ा कमाल हमारे पास वो है कि सदियों की एक प्रैक्टिस है जो कि ह्यूमन टेस्टेड है, और उसके नतीजे में कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं, कुछ चीज़ें क्या बल्कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इसमें, और वो हमारे अतिब्बा जो हैं वो उसकी प्रैक्टिस कराते हुए लोगों को, और फिर लोगों ने उसके रिज़ल्ट भी दिए हैं, उससे गुजरते आए हैं। तो इसलिए हमेशा ख्याल रखें कि ख़ुद से चीज़ों को ना मैनेज करने की कोशिश कीजिए। ख़ासतौर पे आजकल ये सोशल मीडिया पे जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एक टोटकों का रिवाज है, और तिब्बत नाम है, मतलब एक हकीम को रिलेट कर दिया है टोटके से, बिल्कुल जो कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इंटरनली कि हम इतना पढ़ते हैं और उसके बाद हमें जो है वो रिलेट कर जाता है टोटकों से। टोटके नहीं है, बाकायदा इलाज है। तो ये बहुत क्लियर करने की ज़रूरत है हमारी। और जब हम तिब्बी यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जो है वो टेम्परामेंटल इवैल्यूएशन के थ्रू बिल्कुल चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। हर आदमी का जो मिजाज है वो दालचीनी खिलाने वाला नहीं है, या हर आदमी का मिजाज जो है वो इलायची सौंफ खिलाने वाला नहीं है। सबके मुख्तलिफ अंदाज हैं और मिजाज हैं, तो उसी अंदाज में जो है वो एक तबीब तशख़ीस करके उसको वो देता है। तो बात हुई तेज़ाबियत की, तो नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस जो इस हवाले से है वो चंद चीज़ें हैं जो मैं लोगों को बता दिया करता हूँ। एक तो हमारा कंपाउंड प्रिपरेशंस हैं जो हमदर्द की हमने डिस्कस कर ली पिछले प्रोग्राम्स में तेज़ाबियत के हवाले से। अब ये कि आप घर में मौजूद हैं, छुट्टी का दिन है, आप नहीं जा पा रहे, अगर घर में रखी हुई हैं चीज़ें तो ओके, नहीं तो आपके किचन में कुछ चीज़ें मौजूद हैं। ये कतन टोटका नहीं है, ये मेरा एक आजमूदा नुस्खा है जो मैं रेगुलर बेसिस पे अपने पेशेंट्स को बता रहा होता हूँ। उसमें सौंफ है 2 चमची, उसमें छोटी इलायची है 4, उसमें अदरक है 1 इंच का टुकड़ा, और पुदीना 15-20 पत्तियाँ, और साथ में फिर 2 चुटकी मीठा सोडा। इसको आप 1-1.5 कप पानी में पकाइए, जब 1 कप रह जाए आप इसको छान के रख लीजिए। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है तेज़ाबियत के हवाले से, अफारे वाली कैफियत जो होती है उसमें भी, सही, और बहुत सारे जो अमराज होते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो खाना और सारी चीज़ें जो अमराज़ मैदा एक जो एकदम से इरप्ट होता है, और ईद में आपको समझ नहीं आता कि आप करें क्या, जाएं कहाँ। ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। इधर छोटी इलायची और सौंफ जो है वो एक सूदिंग इफेक्ट दे रही हैं, साथ साथ अदरक जो है वो आपके एंजाइम्स को बेहतर भी कर रहा है, एक्टिवेट भी कर रहा है, और मीठा सोडा उसको
न्यूट्रलाइज भी कर रहा है। बिल्कुल। अब मैं अपने अगले सवाल पर आती हूँ। जिस तरह हमने पहले भी बात की कि कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन हम रमज़ान से पहले करवा लें, जो लोग बीमार हैं, बीमार इन अ सेंस के जिनको ओबेसिटी का मसला है या कोलेस्ट्रॉल का मसला है या हार्ट के हवाले से कुछ मसाइल हैं, तो रमज़ान के बाद जो आपको पता है वही रूटीन की बात हमारी आ जाती है बार बार घूम फिर के, तो ऐसे में इन लोगों को रमज़ान के बाद कोई अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए एहतियाती तौर पर या रहने दें? यकीनन करवाने चाहिए, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स का तो ये है कि वो HbA1c तो 3 महीने बाद होगा, लेकिन अपने जो रेगुलर टेस्ट होते हैं जो हम ग्लूकोमीटर के थ्रू कर रहे हैं वो चेक कीजिए उसके थ्रू कि अब रूटीन चेंज होने के बाद जब आप दूसरे फेज़ में आएँ तो अब आपकी शुगर जो है वो कहाँ खड़ी हुई है, किस लेवल पर है। दूसरे जो किडनी पेशेंट्स हैं वहाँ मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वो हर हफ्ते का उनका एक रूटीन हो कि एटलीस्ट अपना क्रेटिनाइन जो है वो टेस्ट करवाइए, और चाहें तो यूरिन DR भी उसमें करा लीजिए, ताकि आपको पता हो कि अब तक जो ये सब सिलसिला हुआ है उसमें कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, कहीं कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। और हमने तो डिस्कस कर लिया था कि ये अगर कहीं फ्लक्चुएशन आ रही है यानी बढ़ोतरी की तरफ है तो आपने वहाँ रोज़े ब्रेक करने हैं, और अगर वो सिलसिला सही चल रहा है तो स्टिल कंटिन्यूएशन सही की तरफ है या नहीं है, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाता है। प्लस लिपिड प्रोफाइल्स, ये बहुत ज़रूरी होता है चेक करना, ख़ास तौर पे ये डायबिटिक पेशेंट्स हैं या और किडनी वाले भी या दूसरे भी हार्ट पेशेंट्स भी, कि उसमें क्या तब्दीली आई, TGs जो है ट्राइग्लिसराइड्स जो कराते हैं उसमें क्या रद्दोबदल हुआ इस दौरान, और LDL की क्या पोजीशन है, VLDL की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें हमें यकीनन मद्देनज़र रखनी चाहिए, और इसको देखते हुए फिर आगे का लाएवल नए फेज़ का वो मुरतब करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे खाना पीना चल रहा होता है तो उसमें अक्सर रिकमेंड किया जा रहा होता है दूध सोडा पी लो, तो आप क्या इसको रिकमेंड करेंगे कि हर बंदा जो है वो उसको अगर कोई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो दूध सोडा पी? अच्छा देखिए, एक तो हुआ कि आपने आए हुए हैं आप कहीं से दावत खा के और रात का वक्त है, इस वक्त कोई शॉप नहीं खुली हुई, कुछ किया, तो आपने अमूमन प्रैक्टिस ये होती है कि जी ठंडा दूध उसमें सोडा मिलाया और पी लिया। ये वक्ती तौर पे उस फिनोमेना को सबसाइड तो कर देता है, यानी एसिड्स को ये वो नॉर्मलाइज कर देता है, लेकिन जब बात होगी कि अगर एसिडिटी जो है वो H. पायरोडी की नतीजे में हो रही है तो वहाँ एंटासिड्स जो हैं वो बजाय फ़ायदे के नुकसान देती हैं। वक्ती तौर पे फ़ायदा तो कर रही हैं, लेकिन एंटासिड्स जो हैं वो बजाय फ़ायदे के नुकसान देती हैं, क्योंकि मैंने एक जगह ये रिसर्च पढ़ी कि ये अल्कली मोड में, अल्कली मीडियम में ये बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा पनपता है, ज़्यादा फूलता है, और हम देखते हैं कि जब ये कोर्स कराते हैं लोग इसका, एंटासिड्स ली उन्होंने, साथ में उन्होंने एक एंटीबायोटिक का कोर्स किया, तो जो रिकरेंस होता है इस तरह की अल्सर्स का या पेप्टिक अल्सर उसका, वो जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है, ज़्यादा बढ़ा हुआ भी होता है। तो इसलिए अगर कभी कभी की बात है तो ठीक है, आप अपने आप को सुकून देने के लिए कि सोना है रात को, कोई दुकान नहीं खुली हुई, लेट हो गए, तो आप उसको अप्लाई कीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो आपके पास फिर उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए घर में। मैंने दवाएं लास्ट उसमें बता दी, और ये कहवा तो मैंने बता ही दिया आपको, बिल्कुल। तो उससे बेहतर मेरे ख्याल में ये है। अच्छा, कहवे से ही रिलेटेड अक्सर होता है कि खाना खाने के बाद भाई ग्रीन टी दे दीजिएगा हमें, तो खाना खाने के बाद ग्रीन टी, इस तरह के खानों के बाद ग्रीन टी कोई काम करेगी या जो है वो पहले पी लेनी चाहिए, और क्या पीनी भी चाहिए जब इतना कुछ आपने खा लिया? अच्छा, उसमें यह है कि जैसे हमारे यहाँ एक रिवाज है, चाहे हमारे अरब ममालिक हों या हमारे यहाँ भी, ग्रीन टी अमूमन जो सब्ज़ चाय कहलाती है वो इसखर मक्की हमारे यहाँ एक उसका रिवाज है, जी, लेमन ग्रास जिसको कहते हैं, तो वो इस्तेमाल होती है, तो वो नो डाउट डाइजेस्टिव है, ठीक है, लेकिन साथ साथ वो BMR भी बढ़ा रही है कि वो आपका ना सिर्फ, यही मैं समझाना चाहती हूँ, जो टोटकों की शक्ल में बदनाम होता है फिर तो वो गड़बड़ करती है। तो वो जो कहवा है बेसिकली जो मैंने बताया आपको, वो बैलेंस एक स्टेट है उसकी, जो काफ़ी सारे लोगों से डिस्कशन के बाद डिज़ाइन किया गया और फिर उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ हमें भूख की ज़्यादती का एहसास दोबारा बहुत जल्दी नहीं होता, ब्लोटिंग, अफारा, वो वाली कैफियत नहीं होती जो कि एंटासिड्स रेगुलर इस्तेमाल करने वालों में कॉमन मिलती है। सही। वो कहते हैं सुबह नाश्ता किया था, दोपहर तक वैसा लगता है जी अभी तक वो नाश्ता जो है वो स्टिल मौजूद है, बर्पिंग हो रही है, जी। तो वो वाला फिनोमेना जो है उसके नतीजे में बेहतर हो जाता है।
यहाँ हमारे सवालात ख़त्म होते हैं और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी हकीम साहब, थैंक यू। ज्वाइन किया और इतनी सारी मालूमात जो है वो एक तरह से कूज़े में बंद करके दरिया को कोशिश की हमारी नाज़रीन और हाज़रीन तक पहुँचाने की। आप सबका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने हमें इन तीनों सेगमेंट्स में ज्वाइन किया। और रमज़ान का मैसेज यही है कि आप वक्ती पाबंदी सीख लें, अपनी ग़िज़ा कि आपने किस तरह खानी है और किस वक्त खानी है, और साथ साथ जो है वो अपनी रूटीन को सेट कर लें। और ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है जो 30 डेज़ आपको मिलते हैं और जो पूरे साल के लिए आपका जो है वो सिस्टम सारा सेट कर देती है। और मेरे ख़्याल में जो 2 वक्त का खाना है ये अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया हुआ है कि सहरी और इफ्तारी, बीच और आगे पीछे का कोई टाइम ही नहीं है। और उठने का भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप किस वक्त उठ जाएँ और किस वक्त सो जाएँ। तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा बेस्ट मैसेज कुछ नहीं हो सकता कि आप अपनी सेहत किस तरह से अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं हम क्या करें, हम कैसे अपने आप को फ़िट रखें। तो ये रूटीन अपना लें और ये खाने का पैटर्न अपना लें, मेरे ख़्याल में इसके बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती। और हमारी तिब्बे यूनानी भी यही मैसेज देती है कि पहले ग़िज़ा और रूटीन और अपने इर्द गिर्द के माहौल से अपने जो है वो मर्ज़ को ठीक करने की कोशिश करें, उसके बाद जो है वो दवाइयों का नंबर आता है। तो उम्मीद है कि हमारा जो मैसेज हम आपको पहुंचाना चाहते हैं हमदर्द ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा होगा और आपने इस सेहतमंद रमज़ान सीरीज़ को एंजॉय किया होगा और इससे फ़ैज़ भी हासिल किया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा कुछ और अच्छे प्रोग्राम्स के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।